अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर सोर्सिंग पे है। सोर्सिंग का लेक्चर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आज होगा और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके लिए आपको बता दिया जाएगा किस दिन होगी, क्या टाइमिंग होगी। सप्लायर्स का ये है कि आपको सप्लायर्स यूएसए में भी मिल जाएंगे। यूएसए के सप्लायर्स का मसला ये होता है कि एक तो वो आपको प्राइसेस ज़्यादा दे रहे होते हैं, दूसरा ये कि वो भी डायरेक्ट चाइना से ही सोर्स कर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होगा कि आपको यूएस के अपने मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, और अगर मिल भी जाते हैं तो वही बात है कि प्राइसेस आपको एज़ कम्पेयर टू चाइना यूएसए में ज़्यादा हाई मिलेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं चाइनीज़ सप्लायर्स के साथ और अलीबाबा से हम करते हैं अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग। अब इसके 2 तरीके होते हैं। या तो ये होता है कि आप लोग पहले अलीबाबा पे जाएँ और अपने सारे सप्लायर्स को फ़िल्टर्स लगा के उन्हें फ़िल्टर आउट करें अपने सारे सप्लायर्स को जो आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप उन्हें रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड कर दें। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या होती है? सिंपली आप एक टेक्स्ट लिखते हैं, आप उसमें अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपना बिज़नेस बताते हैं कि ये कंपनी है, हम ये बिज़नेस करते हैं, इस नीश में काम करते हैं और आपके प्रोडक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं, हम इसे अपनी कंपनी में या अपने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। फिर आप उनसे सैंपल्स वगैरह की बात करते हैं और सब कुछ, और आप उनसे कोटेशंस लेते हैं। वो आपको प्राइस एक दे देंगे कि अगर आप हमसे इतने यूनिट परचेज़ करते हो, तो ये प्राइस है, अगर आप हमसे इतने यूनिट परचेज़ करते हैं, तो ये प्राइस है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप कम यूनिट परचेज़ करेंगे, तो प्राइसेज़ ज़्यादा होंगी और जैसे-जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाएँगे, आपको उतना डिस्काउंट मिलता जाएगा। हमने कभी भी ज़्यादा यूनिट्स नहीं परचेज़ करने, हमने हमेशा पहले सैंपल्स ऑर्डर करने हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, ज़्यादा यूनिट्स हम अपने परचेज़ करेंगे, अपनी इन्वेंट्री में मँगाएँगे। उसके लिए हमें कन्विंस करना पड़ता है सप्लायर्स को। ऑब्वियसली सैंपल तो वो आपको कोई 20 यूनिट, 30 यूनिट्स तो देते नहीं हैं। 3-4 यूनिट्स होते हैं कि बस आप चेक कर सकें कि हाँ, प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। वो आपको सेंड कर रहे होते हैं। वो आपको अमेज़न वेयरहाउस में नहीं सेंड करेंगे आपका सैंपल। खैर, जब आप टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप यूनिट्स मँगाते हैं। सैंपल्स भी हम लेंगे उनसे, और जो सेकंड हमारा है कि हमने ऑर्डर करना है। ऑर्डर के लिए हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि हम इतनी जल्दी आपसे इतने सारे यूनिट्स नहीं ले सकते। हम बता देते हैं सच-सच, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप उन्हें बताएँ हमारा अमेज़न पे बिज़नेस है और हम ये करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट हमें इंट्रोड्यूस करवानी है, लॉन्च करनी है, तो पहले हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या हमारी प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है? ये होता है। फिर आप उनसे कम यूनिट्स पे उनको आमादा करते हैं। आपने 100 यूनिट्स या तो फिर 50 से कोशिश करें, 20, 50 जहाँ से स्टार्ट कर सकें। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कि वो इतने पे मानें, अगर आप कन्विंस कर सकें तो। यहाँ पे अब वही बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं। इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रही, इंग्लिश उनकी भी वीक होती है। बार्गेनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा सब कुछ कर सके, इसीलिए होता है कि आप लोग टीम में काम करें। हर किसी के पास एक अलग वो होती है, क्या कहते हैं, सबकी इंटेलेक्ट अलग है, सबकी स्किल्स अलग है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है कोई प्रोडक्ट्स सोर्सिंग में बहुत अच्छा हो, उसकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। तो इसलिए हमेशा आप टीम में काम करते हैं, लेकिन अगर आप अकेले भी कर रहे हैं, तो इस स्किल को फिर आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपने इस स्किल को पॉलिश करना है और किन बातों का आपने ध्यान रखना है उनसे बात करते हुए। अच्छा, अली बाबा का पहले मैं दिखा दूँ? पहले हम ये चेक कर लेंगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। एक तो ये कि आप लोग सिंपली अपनी प्रोडक्ट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन लिखें, टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ वैसे भी शेयर करवा दूँगी, यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। बस आप लोगों ने लिखना है जिनके भी आप नाम लिख लें। डियर कंसर्न्स हम यूजुअली लिखते हैं यहाँ पे। सप्लायर्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जिन तक पहुँचनी होगी वो पहुँच जाएगी। डियर कंसर्न्स में आपके सारे आ जाते हैं, चाहे कोई मार्केटिंग एजेंट है, कोई परचेज़िंग एजेंट है या जो भी है उनका सेल्स एजेंट है। तो सबको अलग-अलग करके रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली डियर कंसर्न्स लिखना है, अपने बारे में बताना है, अपना नाम लिखना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है, किस नीश में आपकी कंपनी है, वो लिखना है आपने, कौन-सा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, किस प्रोडक्ट में आप उनके इंटरेस्टेड हैं। एक मैन्युफैक्चरर अगर आपको लेबलिंग सर्विसेज़ दे रहा है, हो सकता है वो बुक्स भी बनाता हो लेबल, या हार्ड कवर बुक्स हो गई, सॉफ्ट कवर बुक्स हो गई और प्रिंटिंग सर्विसेज़ भी हों उनकी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है सप्लायर्स को हंट करते हुए कि आप कौन से सप्लायर के साथ जा रहे हैं। क्या वो काम करता है जो आप उससे लेना चाह रहे हैं? यानी अगर तो आपने देखे हैं, क्रिंकल कटर की हमने बात की थी। क्रिंकल कटर का आपको सप्लायर मिल जाता है, आप उसपे अपने ब्रांड का लोगो इनग्रेव करवाना चाह रहे हैं। क्या वो ये सर्विसेज़ देता है या नहीं देता? ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है।
ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली उनसे पैकेजिंग के बारे में पूछ लेना है, कलर ऑप्शंस पूछ लेने हैं, प्राइस पर यूनिट पूछ लेनी है, और 100 से 300 पीसीज अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं इसके लिए प्राइस ले लेनी है 300 से 500। तो ये सब आपने उनसे पूछना है। डू यू ऑफर डीडीपी? डीडीपी क्या होती है? डीडीपी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारी टर्म्स को, जितनी भी हमारी होती हैं, फ्रेट फॉरवर्डर वगैरह, बिल ऑफ लैडिंग वगैरह। इस पे अभी आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। डीडीपी आपकी बस लास्ट कॉस्ट होती है जो आपके अमेजोन वेयर हाउस तक आने में, लैंडिंग कॉस्ट जिसको हम कह रहे होते हैं। तीन तरीके के होते हैं, देखिए, एक तो ये कि वो आपको सिर्फ चाइना से सोर्स करके यूएसए तक पहुंचा देंगे, आगे कस्टम वगैरह क्लियर करवाना और सब कुछ और अपने वेयर हाउस तक लेके जाना ये आपका काम होगा। डीडीपी क्या होता है कि वो आपको कस्टम क्लियरेंस सब कुछ करवा के देते हैं, आपके वेयर हाउस तक पहुंचा के देते हैं आपकी प्रोडक्ट को। तो हम उनसे यूजुअली डीडीपी प्राइस ही लेते हैं कि हमारी सारी खपत ना हो, हमें कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर ना करना पड़े। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप डीडीपी सर्विसेज देंगे हमें, और अगर देते हैं तो क्या प्राइस होती है उसकी। आप हमें बिल्कुल एंड प्राइस बताएं, हमारी लैंडिंग कॉस्ट बताएं कि हमारे वेयर हाउस तक पहुंचने तक हमें क्या प्राइस देंगे आप इस प्रोडक्ट की, पर यूनिट या जितने भी यूनिट्स हम उनसे ले रहे हैं उसकी फाइनल प्राइस। तो ये होती है आपकी कोटेशन। केसेस के बारे में भी आपने उनसे पूछ लेना है कि वो कितने यूनिट्स का केस पैक करके देते हैं, या अगर आप उनसे वेरिएशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आप दोनों वेरिएशन साथ परचेज करना चाह रहे हैं, आपने उनके बारे में भी पूछना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसका मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगी। इसमें आप चाहें तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर सकते हैं। सप्लायर का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं और उसके बाद हम अलीबाबा पे जाएंगे कि हमने कैसे करना है। पहली चीज़ वो आप लोगों ने ये देखनी है कि सप्लायर वेरीफाइड है या नहीं है। वेरिफिकेशन का मकसद क्या है और होती क्या है? वेरिफिकेशन का आपको अलीबाबा पे कुछ सप्लायर्स के आगे ऐसे वेरीफाइड का आपको एक लोगो मिलेगा, एक साइन मिलेगा, बैच मिलेगा। उसका मकसद ये होता है और वो ये आपको डिपिक्ट करता है कि अली बाबा ने जाके वहाँ पे विजिट किया है, उनकी फैक्ट्रीज को देखा है, उनके काम को क्रिटिक किया, एक तरह से जज किया है, और उसके बाद जब अली बाबा उनसे सेटिस्फाइड था तब उनको वेरीफाइड का बैच मिला है। तो यहाँ से एक अश्योरेंस तो आपको हो जाती है कि ठीक है ये वेरीफाइड है, अली बाबा की तरफ से इनकी वेरिफिकेशन हुई हुई है, तो ये अच्छे सप्लायर्स हैं। सेकंड, जो सप्लायर्स ट्रेड इंश्योरेंस में है, ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है कि आपके जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी या जितने भी आपके ट्रेड के मामलात होंगे, फाइनेंशियल मामलात होंगे, वो अली बाबा के थ्रू होंगे। सही है, जो आप उन्हें पे करेंगे और सब कुछ ये अली बाबा के थ्रू होगा। फिर आपने चेक करना है कि उनको कितने साल हो चुके हैं बिजनेस में। कोशिश करें कि ऐसे सप्लायर्स के साथ जाएं जिनका 5 साल से या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। जो नए सप्लायर्स होते हैं उन पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर देखें कि उनकी जो टॉप 3 मार्केट है, कि क्या वो आपकी मार्केट से कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं या नहीं कर रही। टॉप 3 मार्केट्स वहाँ पे मेंशन्ड होती हैं जब आप उनके पेज खोलते हैं सप्लायर के, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या वो यूएसए में कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी मेन मार्केट कौन सी है। इसके अलावा आप लोगों ने जो चीज़ चेक करनी है, उनके मेन प्रोडक्ट्स, यही जो मैं अभी बात कर रही थी कि उनकी स्पेशलिटीज़ और कैटेगरी आप लोगों ने चेक कर लेनी है। कि अगर आप लोग क्रिंकल कटर ऑर्डर कर रहे हैं तो वो क्रिंकल कटर, तो एक सप्लायर आपको क्रिंकल कटर दे रहा है, दूसरा सप्लायर क्या है, आपको क्रिंकल कटर के साथ उस पर आपका लोगो भी इनग्रेव करके दे रहा है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। आप लोगों ने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट के लिए भी रिकमेंडेड ये है कि 6-7 सेलर्स को, आप सप्लायर्स को कांटेक्ट करें। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वो भी करें, ताकि आप लोगों को जज करने में आसानी हो और आप लोग अच्छे से प्रोडक्ट को एनालाइज भी कर सकें। हम लोग सैंपल्स के लिए भी यही कहते हैं कि एटलीस्ट 3 सप्लायर से आप लोग सैंपल ज़रूर ऑर्डर करें, ताकि आप लोग उनको कंपेयर कर सकें। कंपैरिजन के लिए भी आप लोगों ने एक एक्सेल शीट बना लेनी है। आप चाहें तो उनसे वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह भी लें, लेकिन सैंपल ऑर्डर करना ये लाजमी होता है, और हम लोग रेकमेंड भी करते हैं कि जब आपके हाथ में एक चीज़ आ जाती है तो वो सही होता है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि हम लोग पाकिस्तान में सैंपल ऑर्डर करें, हम तो भी हैं। नहीं, आप क्लाइंट को करवा दें। अगर आपका क्लाइंट यूएसए में है, आप क्लाइंट को सैंपल्स भिजवा सकते हैं, वो खुद चेक कर ले, या कोई रिश्तेदार है किसी का यूएसए में तो आप उनको चेक करवा सकते हैं। बस प्रोडक्ट का आइडिया हो जाए आप लोगों को। अच्छा, अलीबाबा पे सिर्फ चाइना से नहीं, आपको इंडिया और वियतनाम से भी सप्लायर्स मिल जाएंगे। एक चीज़ और आप लोगों ने जो चेक करनी है वो ये कि आप लोग उनका सिटी देख लीजिएगा, ठीक है।
आप लोगों ने सिटी चेक कर लेना है, क्योंकि जो सिटीज़ पोर्ट से या ओशन से करीब होंगे उनकी शिपिंग फ़ी पे असर पड़ेगा। अब जो सिटीज़ ऐसे हैं जिनके आस-पास कोई ओशन नहीं है, कोई सी पोर्ट नहीं है, तो उनकी शिपिंग आपको थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है ना कि वो डायरेक्ट देखें, जो ओशन के करीब है, जो पोर्ट है, उसने तो सिंपल क्या करवाना है, कंटेनर में लगवाना है, शिप से करवा देनी है आपकी वो शिपिंग। लेकिन अगर आप लोग एयर शिपिंग कर रहे हैं, एयर शिपिंग के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, उसमें तो खैर आपको ओशन वगैरह की ओर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सी शिपिंग की तरफ अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी देखनी है कि उनका सिटी आया पोर्ट से करीब है या नहीं है। अच्छा जी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से उनको ग्रीट करें, अच्छे से उनसे बात करें। चाइनीज़ आप लोगों को हम्बल ही मिलेंगे, कोई इतना रूड नहीं मिलेगा, और वो आपको वैसे तो अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश ही करते हैं। इंग्लिश उनकी भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती। आप लोगों को कभी-कभी खुद ऐसा लग रहा होता है ये क्या कह रहे हैं, और खुद डिकोड करना पड़ रहा होता है आप लोगों को, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मोस्टली काइंड ही मिलेंगे आपको। तो आप लोगों ने भी अच्छे से ही बात करनी है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा रूड पोर्ट्रे करेंगे खुद को, या आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे उनके बारे में जानने के लिए, या अच्छा ग्रीट करें, अच्छे से ग्रीट करें, हेलो हाय करें, उनके दिन के बारे में पूछें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी, हाउ वाज़ योर डे या हाउ आर यू डूइंग, कुछ भी उनसे पूछें। वही बात है, जैसे हम होलसेल के लिए काम करते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को कॉल करते हैं, तो हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम उनकी नज़रों में रहें। तो यहाँ पे भी आपने यही करना है कि आप लोगों ने अच्छे से ग्रीट करना है, काइंडली बात करनी है, और ताकि जब आप उनसे डिस्काउंट की बात करें, तो वो थोड़ा कंसीडर भी करें आपको। ऐसा नहीं है सीधी-सीधी जाके बिज़नेस की बात की है आपने, और आपने खुद को थोड़ा-सा रूड और सख्त और प्रोफ़ेशनल पोर्ट्रे किया। प्रोफ़ेशनलिज़्म अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं-कहीं पे जब आपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं ना, तब इस चीज़ को आप लोगों ने देखना होता है कि आप उनसे कैसे बात करें। थोड़ा-सा फ्रैंक होके बात की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल अपटाइट रह के बात करें आप लोग यहाँ पे। अच्छा, और कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने डिस्कस करनी है अपने सप्लायर से, वो ये भी कि क्या वो खुद अमेज़न पे सेल करते हैं। ये पॉइंट कुछ इस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे, कुछ इस पॉइंट के फ़ेवर में भी हैं। कुछ ये कहते हैं कि अगर वो खुद अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट बाद में पैदा कर सकता है कि वो इस प्रोडक्ट को, या वो आपके कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। यानी अगर आप उनसे ये प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं और वो खुद भी अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट सेल करते होंगे, तो उनको ये आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, ये अच्छी प्रोडक्ट है, ये हमें भी सेल कर लेनी चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। तो इस पॉइंट को अगर आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर वो अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, आप उनसे पार्टनरशिप की भी बात कर सकते हैं, सही है? 2 तरीके हो सकते हैं इसके। तो दो सबके कॉन्ट्राडिक्टरी इस पे व्यूज़ हैं, कुछ इसके फ़ेवर में हैं, कुछ इसके अगेंस्ट भी हैं। अच्छा, प्रोडक्शन टाइम भी आप लोगों ने उनसे डिस्कस करना है, लाज़मी प्रोडक्शन टाइम ये कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि उनको बिल्कुल ही सिरे से बनवानी पड़ेगी। एक तो प्रोडक्ट ऐसी होगी कि बनी-बनाई है और उसपे सिर्फ़ आपकी पैकेजिंग करवानी है, लोगो लगवाना है, काम हो गया। एक ऐसी है जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी उनको और बना के देनी पड़ेगी। तो वो भी आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है कि कितना प्रोडक्शन टाइम है इसका। एमओक्यू वगैरह डिस्कस कर लेने हैं, और कोटेशन के लिए आपने पूछ लेना है। अच्छा, 2 तरीके थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। अलीबाबा पे आप गए, साइन इन करें, ना करें आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि फ़िलहाल तो हम सिर्फ़ इसको मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। आप चाहें तो अपने गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लीजिएगा यूएसए का। एक ऑप्शन आपको ये मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप अपना जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का डॉक्यूमेंट है वो ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और गेट कोट्स नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि आपने कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी। अब जो जिसकी भी नज़र से वो गुजरेगी रिक्वेस्ट, जो वो काम करता होगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब जो उस प्रोडक्ट को बनाता होगा, उसका सप्लायर होगा, उसकी नज़र से गुजरेगी, वो आपको उनका एजेंट खुद कांटेक्ट कर लेगा। आप उससे बात करके कोटेशन ले लेंगे, या वो आपको डायरेक्ट इस कोटेशन के रिप्लाई में आपको वो प्राइसेस वगैरह सब कुछ बता देंगे, ठीक है? इसलिए आप लोगों ने ईज़ी इंग्लिश में लिखनी है, क्लियर वर्ड्स में लिखनी है, एक-एक चीज़ मेंशन करनी है कोटेशन में, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में।
अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें मसला ये होता है कि आपके पास फिर लाइन लग जाती है और फिर आपको उनको जज भी करना पड़ रहा होता है अपने क्राइटेरिया पे कोटेशंस लेने के बाद और सब कुछ। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्लिक करते हैं मैन्युफैक्चरर्स पे। हार्ड कवर नोटबुक में सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, हार्ड कवर नोटबुक के लिए ये इतने सारे सप्लायर्स आ गए हैं मेरे पास। हमने क्या कहा था, हमें ऐसे चाहिए कि जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस हो, जो वेरीफाइड सप्लायर हो। ट्रेड एश्योरेंस हो, ये फिल्टर हमने चेक कर दिया। वेरीफाइड सप्लायर हो, ये भी हमने चेक कर दिया। रिव्यूज़ 4 से जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। वैसे तो 4.5 से ज़्यादा रेकमेंड किए जाते हैं, लेकिन 4 के साथ भी जाया जा सकता है। हम 4 के साथ चले जाएंगे कि 4 से ज़्यादा होने चाहिए रिव्यूज़ सप्लायर के। यहाँ से भी आप ये देखें, इसको कितने साल हो गए हैं बिजनेस में, 20 ईयर्स। तो यहाँ से भी पता चल रहा है ठीक है कि अच्छा काम करने वाले सप्लायर हैं। स्टाफ का पता चल रहा है, उनका रेवेन्यू पता चल रहा है कि अब तक के कितने हैं। आप अगर खोलेंगे तो ऑर्डर्स भी अक्सर पता चल जाएंगे आपको। 7 ईयर्स। अब इनको आपने खोल के चेक करना है सबको, जो आपको सही लगे। हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अब इसके लिए सारे ढूंढ के दिखाऊं। और डिलीवरी टाइम आप लोगों ने देख लेना है, डिलीवरी रेट और एवरेज रिस्पांस टाइम भी आपने देखना है, जितना कम हो उतना अच्छा है। वीडियोस भी चेक करें इनकी, चाहे तो इनको गूगल पे सर्च भी कर लें इनके नाम से, ताकि आपको कंफर्म हो जाए वाकई इनकी लोकेशन वगैरह आपको दिखे चाइना में वाकई ये है भी या नहीं है। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह का भी पता चल जाएगा, सप्लायर कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कौन सा नहीं। मेन मार्केट्स भी आपको यहीं कहीं दिख जाएंगे। ये देखें ट्रेड बैकग्राउंड, नॉर्थ अमेरिका में 35% है मेन मार्केट इनकी, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये सप्लायर हमें अच्छा लगा है, ठीक है, ये हमारे उस पर पूरा उतर रहा है। इसको मैंने फेवरेट सप्लायर्स में ऐड कर दिया। इसको चेक कर लेते हैं, समझे ये भी हमारे क्राइटेरिया पे था। इसको भी मैंने फेवरेट्स में ऐड कर लिया। इसके अलावा इसको 13 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने मैन्युअली सबको चेक कर लिया, उसके बाद हम इनको एक साथ आरएफक्यू सेंड करेंगे। ये हमारे सप्लायर्स ऐड हो गए हैं, इन सबको मैं चेक करूंगी यहाँ से।
हम लोगों ने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 10 सप्लायर को तो कांटेक्ट करना ही करना है। सबको चेक किया, कांटेक्ट सप्लायर्स पे क्लिक किया। अब जो RFQ मैंने जनरली पोस्ट की थी अलीबाबा पे, वही RFQ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। इसको चेक करूंगी और यहाँ से हम इंक्वायरी सेंड कर देंगे। पहले हमने क्या किया था, हमने सिंपली अलीबाबा पे हम गए थे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का हमारे पास ऑप्शन था, वहां पे जाके हमने अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी थी। अब वो जिसकी नज़र से गुजरेगी वो एजेंट्स हमें कांटेक्ट करेंगे, वो अपनी कोटेशन देंगे, फिर हम उसमें से फिल्टर आउट करेंगे उनको मैन्युअली, और उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। दूसरा तरीका हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने सिंपली अलीबाबा पे मैन्युफैक्चरर सर्च किया अपनी प्रोडक्ट के लिए, 8-10 सप्लायर्स को हमने जज किया यहाँ से जो कि हमारे क्राइटेरिया पे हैं या नहीं है, उनको हमने फेवरेट्स में ऐड किया, और कॉन्टैक्ट सप्लायर्स पे हमने क्लिक करके, दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से सबको सेलेक्ट किया, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करके यहाँ पे हमने अपनी RFQ पोस्ट कर दी। आप लोग चाहें तो कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें, प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। कोई आइडिया आपके दिमाग में है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे इस पे ऐसा लोगो चाहिए, ये कलर होना चाहिए, सब कुछ, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर देंगे। आप लोगों ने उसके बाद कोटेशंस देनी है, डिस्काउंट की बात करनी है। पहले हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि फॉरेन से आप लोग डिस्काउंट के साथ ना जाएं। जब आप लोग टेस्टिंग यूनिट्स में, आप उनसे ये कह दें कि ठीक है, आप हमसे प्राइस भले थोड़ी ज़्यादा ले लें, लेकिन आप हमें यूनिट्स कम दे दें। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रही हैं कि डिस्काउंट हमें नहीं चाहिए और प्राइस ज़्यादा ले लें। वो इसलिए कि ये अभी हम टेस्टिंग फेज में हैं। हम अगर सप्लायर किसी भी उससे नहीं मान रहा है, आपने कोशिशें करके देख लिया, वो डिस्काउंट के लिए नहीं मान रहा है, कन्विंस ही नहीं हो रहा, वो ये कह रहा है कि नहीं भाई आपने हमसे 500 यूनिट ही लेने हैं, तो आप उनसे ये कहें कि आप ऐसा करें, हमें प्लीज़ 50 यूनिट्स दे दें, लेकिन आप डिस्काउंट भले ना दें, आप प्राइस हमसे थोड़ी ज़्यादा ले लें ताकि हम टेस्ट कर सकें उस चीज़ को। ताकि अब ये क्या है, ये आपको बाद में फेवर करेगी, ये चीज़ लॉन्ग रन में जाती है। उस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा नुकसान है यार, मैं क्यों ज़्यादा प्राइस करके इनसे बात करूँ या ज़्यादा प्राइस की बात करूँ और इसको एक्स्ट्रा पैसे दे के इनसे प्रोडक्ट्स लूँ। लेकिन आप इसका फायदा ये देखें कि अगर आप कम यूनिट्स मंगवा के प्रोडक्ट को टेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, वो ज़्यादा सही है, या आप ज़्यादा पैसे पे कर दें और ज़्यादा यूनिट्स ही मंगाएं, 500-600, और बाद में वो इन्वेंट्री पड़ी रह जाए, आपकी इन्वेंट्री ही सेल ना हो। तो नुकसान किस चीज़ में है, फर्स्ट में या सेकंड में? ऑब्वियसली सेकंड में, कि अगर आपने ज़्यादा यूनिट्स मंगवा लिए, अब आपकी इन्वेंट्री नहीं निकल रही, वो नुकसान में जाएगी। अगर आप शुरू में ही ऐसे होके चलेंगे कि रिस्क ले लें थोड़ा सा और पैसे थोड़े ज़्यादा लगा दें लेकिन यूनिट्स कम ले लें, और वो, यकीन माने, आपको इतना महंगा पड़ेगा भी नहीं जितना आपको 500 यूनिट पड़ेंगे। अब मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का या ये चीज़ समझ नहीं आई? DDP, EXWFOB सबका बताएं प्लीज़। ये नेक्स्ट क्लास में जब हम ऑर्डरिंग की तरफ जाएंगे, सैंपल वगैरह ऑर्डर करेंगे, ये उसमें हम डिस्कस करेंगे सारी टर्म्स। बिल ऑफ लैडिंग की मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, कैसा होता है और क्या होता है। अलीबाबा ट्रस्टेड है, ठीक है, होते बहुत हैं, मैंने आपको कहा ना, मैन्युफैक्चरर तो आपको USA में भी मिल जाएंगे। कुछ ऐसे ड्रॉप शिपर्स भी होते हैं जो अलीबाबा से सोर्स करते हैं, फिर वो आगे आपको यूनिट्स पहुंचा रहे होते हैं। ज़्यादातर USA में भी ऐसे ही होता है कि वो अलीबाबा से यूनिट्स ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वो आपको कम यूनिट्स आगे सेल कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी, अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऐसे होते हैं USA में कि जो खुद नहीं, किसी ब्रांड्स वगैरह से नहीं ले रहे होते हैं, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं, और वो मैन्युफैक्चरर कहाँ होते हैं, चाइना में। कर सोर्सिंग आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं जहां से आपको अच्छी प्राइस मिल रही है, लेकिन रेकमेंड अलीबाबा किया जाता है। सम पॉइंट्स टू नेगोशिएट विद सप्लायर्स। एक तो यही है कि आप लोगों ने
अच्छे से ग्रीट करना है, काइंडली उनसे बात करनी है। और सेकंड जो मैंने आप लोगों को अभी ये बताई कि अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं डिस्काउंट या अगर वो यूनिट्स कम नहीं कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लें या प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दें, लेकिन यूनिट कम कर दें। वैसे तो वो मान जाते हैं, इतना ज़्यादा तंग करते नहीं है। या फिर वैल्यू एडिशन की बात कर लें आप उनसे कि इस प्रोडक्ट के साथ हम एक और प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे आपसे, लेकिन आप प्लीज़ यूनिट्स कम कर दें। मैम पेमेंट एडवांस होगी कंप्लीट, इसीलिए हम ट्रेड एश्योरेंस वालों के साथ जाते हैं जी, पेमेंट आपको उनको करनी पड़ती है। कुछ 50-50 पे राज़ी भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर आपको एडवांस करनी पड़ती है। अलीबाबा के अलावा कहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं? अलीबाबा के अलावा आप चाहें तो अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यूएसए में जो मैन्युफैक्चरर हैं इस प्रोडक्ट के उनसे भी कर सकते हैं। आपको ढूंढने पड़ेंगे, जैसे हम होलसेल के लिए ढूंढते थे ना, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह और सब, इस तरह आपको यूएसए में भी मैन्युफैक्चरर ढूंढने पड़ेंगे। क्रिंकल कटर की हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगी क्रिंकल कटर मैन्युफैक्चरर्स इन यूएसए, या अगर आप स्टेट वाइज सर्च करना चाह रही हैं कि क्रिंकल कटर मैन्युफैक्चरर्स इन टेक्सास, आप चाहें कहीं किसी भी कंट्री से। अक्सर क्या करते हैं लोग, पाकिस्तान से भी कर रहे होते हैं सोर्सिंग, तो पाकिस्तान से अगर कोई मैन्युफैक्चरर आपको कम रेट दे देता है और आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि आप पाकिस्तान से यूएस तक अपनी सही सलामत इन्वेंट्री पहुंचा सकते हैं, तो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। डिटेल रिक्वायरमेंट में देखना ज़रूर ही है या जस्ट इंक्वायरी सेंड कर देंगे? क्या मतलब? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको थॉरली चेक करना है सप्लायर्स के डाटा को या नहीं? तो लाजमी करना है आप लोगों ने। एक्सेल शीट बनाएं अपने पास, सब कुछ मेंशन करें उसमें, किस सप्लायर को कब आपने कांटेक्ट किया, क्या उसका डाटा था, कितने उसको साल हो गए इसमें इंडस्ट्री में, किस एजेंट से आपकी बात हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें आपने ज़रूर मेंशन करनी है। मैम यूएई में लोकल सप्लायर्स नहीं मिल रहे हैं, चाइना से शिपिंग बहुत बहुत क्या पड़ रही है, एक्सपेंसिव पड़ रही है। कोशिश करें अगर आपको यूएई में ही मिल जाते हैं, अगर पाकिस्तान में मिल जाते हैं तो भी ठीक है। प्राइवेट लेबल है ना, देखें प्राइवेट लेबल में इतना मसला नहीं होता कि आप, अमेजोन आपसे इन्वॉइसेस तो लेगा नहीं, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट लेबल में यही तो मज़ा है कि आप लोग इन्वॉइसेस से भी बचे हुए हैं, हर चीज़ से। आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप जैसे उसको मैन्युफैक्चर करवाना चाहें, चलाना आपकी जिम्मेदारी है, जैसी एडवर्टाइजिंग आप करेंगे, मार्केटिंग आप करेंगे, वो सब आप पे डिपेंड करता है। मैम विच मेथड ऑफ डिलीवरी यू रिकमेंड? डीडीपी, हमेशा डीडीपी। अगर आपका कोई फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, एक्स्ट्रा सर्विसेज हायर करने से बेटर है कि अगर एक बंदा आपको प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है तो आप उसी के साथ जाएं। अगर वो डीडीपी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फजूल की टेंशन से बच जाएंगे। डीडीपी में कस्टम इंक्लूड होता है जी, डीडीपी आपकी बिल्कुल अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचने की आपकी जितनी कॉस्ट होती है ना, सब कुछ मिला के कस्टम वगैरह सब कुछ, वो होती है डीडीपी। मैम अगर प्रोडक्ट अच्छी ना लगे और 30% पे भी किया हो तब रिफंड का क्या तरीका है? ये आपको सप्लायर से पहले डिस्कस करना होगा। रिटर्न और रिफंड का क्या सीन है, ये सब कुछ आपको उनसे पहले डिस्कस करना होगा। सबके पेमेंट के तरीके भी अलग होते हैं, पेपाल, पायोनियर, वाइज, ये सब कुछ ये सप्लायर पे डिपेंड करती है हर चीज़, ये आप लोगों ने चेक करनी है। सोर्सिंग के लिए साइन अप फोन यूएसए दें या पाकिस्तान का दे दें, कोई मसला नहीं है। वो पूछे तो आप कह सकते हैं, वैसे तो वो पूछेंगे नहीं, और अगर पूछें भी तो आप कह दीजिएगा कि आप इस कंपनी के पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैम लिस्टिंग भी सिखाएंगे और बीपीसी भी। जी, लिस्टिंग के रूल्स वगैरह आप लोगों को बताएंगे, और बीपीसी भी। बीपीसी के बारे में सर अफान आप लोगों से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में। बीपीसी के लिए हमारे थोड़े अलग प्लान्स हैं। और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? 6 मिनट्स रह गए हमारी मीटिंग के।
Last lecture was about keyword searching mainly for PPC. Is there any other class? कीवर्ड सर्चिंग के लिए क्लास में आप लोगों को क्या कमी लगी थी, क्या आप लोग सीखना चाह रहे हैं? कीवर्ड रिसर्च के लिए वो एक ही क्लास थी, फिल्टर्स जो उसमें यूज़ हुए थे, उसके अलावा भी आप लोग कुछ यूज़ करना चाहें? मेरे ख्याल से बहुत डिटेल्ड क्लास थी। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप अभी पूछ सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो। पीपीसी तो रियल अकाउंट पे सिखाएंगे। देखिए, अकाउंट और प्रोडक्ट कोई नहीं दिखाता। अगर मैं आपको लाइव जूम पे लेके अगर अपनी पीपीसी चला के दिखाऊं, तो मेरी प्रोडक्ट, मेरे क्लाइंट्स की प्रोडक्ट, प्राइवेट लेवल में तो सारा काम ही प्रोडक्ट का है। मैंने आपको कहा ना, इसके लिए अलग से प्लान्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे लास्ट क्लास में इंशाल्लाह। और पीपीसी की एक थ्योरेटिकल क्लास तो होगी लाजमी, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल वाला सीन है उसके लिए सर अफान आपको बताएंगे कि क्या हमारी प्लानिंग है, किस तरह से हम इसको लेके चलना चाह रहे हैं। कीवर्ड सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग यानी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था वही क्राइटेरिया है, वही फिल्टर्स हैं। रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सर्च वॉल्यूम के चक्कर में ज़्यादा सर्च वॉल्यूम हो और रेलिवेंसी बिल्कुल ही ना हो। ये हरकत आप लोगों ने नहीं करनी। प्रोडक्ट कीवर्ड्स रेलिवेंट भी होने चाहिए, कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। जो आपका मेन कीवर्ड है थोड़ा सा जेनेरिक है, उसको आप टाइटल में यूज़ करें, और बाकी जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप एक एक करके बुलेट पॉइंट्स में, और डिस्क्रिप्शन जो सबसे कम रेलिवेंट हैं उनको आप बैक एंड सर्च टर्म्स और डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं वो आपके टाइटल और बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए। व्हाट इज कंसल्टेशन इन सोर्सिंग? कंसल्टेशन यही होती है कि आप लोगों ने ट्रस्टेड, आप लोगों ने ज़्यादा सप्लायर्स के साथ नहीं जाना। सप्लायर्स, कम सप्लायर्स के साथ जाएं, लेकिन अच्छे सप्लायर्स के साथ जाएं। अपने सप्लायर्स को नैरो डाउन करना है आपने। रेलिवेंसी कैसे चेक करनी है? रेलिवेंसी के लिए वैसे रेलिवेंसी शीट होती है, एक फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, लेकिन ना भी करें तो इतना मसला है नहीं। आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कितने आपके कंपेटिटर्स ने इस कीवर्ड को यूज़ किया है, ठीक है। इतना कोई वो नहीं है मेरी नज़र में, मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। कुछ लोग जाते हैं रेलिवेंसी के साथ भी, लेकिन ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग वैसे देखना चाह रहे हैं तो सही है। मैं कर नेक्स्ट वीक उसमें देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है। हमारा मेन मकसद होता है, देखें, चीज़ों को अपने लिए मुश्किल ना बनाएं। पीपीसी हर हर प्रोडक्ट के लिए, मैंने आपको यही बताया, डिफरेंट होती है, ठीक है। आप जितना, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको खुला हाथ देना पड़ेगा। रेलिवेंसी के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों में, ऐसा ना हो कि उनको निगलेक्ट कर दें या उनको पीछे छोड़ दें। मेन आपका कन्वर्जन होना चाहिए। टॉप 3 जो आपके ABA कन्वर्जन होती है वो 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। 50% से ज़्यादा हो तो और ही अच्छा है। सेकंड, आपका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। थर्ड, आप देख लें कंपेटिटर्स रैंक एवरेज देख सकते हैं, पोजीशन रैंक देख लें, रिलेटिव रैंक देख लें। काफ़ी होती हैं इतनी चीज़ें। हाँ, ये है रेलिवेंसी भी, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो कर देंगे हम, इस पे रेलिवेंसी शीट बनाना भी सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। इररेलेवेंट कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो रेलेवेंट कीवर्ड होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग टेल्ड होते हैं, और लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड कस्टमर्स इतना ज़्यादा टाइप करके सर्च नहीं करते। सर्च टर्म्स क्या होती हैं उनकी, हमेशा शॉर्ट रखते हैं। यानी क्रिंकल कटर है अगर, तो क्रिंकल कटर फॉर वेजिटेबल्स, या पिंक क्रिंकल कटर फॉर वेजिटेबल्स, और पिंक क्रिंकल कटर फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, pink crinkle cutter for vegetables and fruits for kitchen।
इतना लंबा कोई सर्च करके नहीं लिखेगा। जिसको चाहिए होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेगा, क्रिंकल कटर। अब क्रिंकल कटर पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे और सब कुछ मिलेगा, कुछ इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे रेलिवेंसी बढ़ती जाती है, सर्च वॉल्यूम कम होता जाता है, और जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, रेलिवेंसी उतनी कम होगी। जेनेरिक कीवर्ड्स पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसका पिंक होगा वो भी क्रिंकल कटर पे उसको रैंक करवाएगा,